Hello students, this is Advocate Neeraj Gupta. In this video we will criticize the American modern realism. पिछले ही क्वेश्चन में या कहें पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा भी था और क्रिटिसिज्म भी पढ़ा था, तो इसमें मैं थोड़ा ही कवरेज करूंगा क्योंकि मोर और लेस हमने वहां कवर कर दिया। फिर भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपको एक सेपरेट क्वेश्चन के रूप में दे दिया है मैंने, ठीक है ना। अब जैसे फर्स्ट पॉइंट अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो ओवर एम्फोसिस ऑन जुडिशियल बिहेवियर, ये पॉइंट मैंने अच्छे से समझा दिया था कि इस थ्योरी के हिसाब से जुडिशियल डिसीजन जो है वो जजेस के पर्सनल बिलीफ, इमोशन, एक्सपीरियंस, एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। अरे बट क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये क्या बात हुई, अपने लीगल रूल, स्टैच्यूट, प्रेसिडेंट भी तो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो पिछले डिसीजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, उनका क्या होगा। इन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि बस वो अपने पर्सनल मन से कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, कहीं ना कहीं दे आर बाउंड बाय एस्टैब्लिश्ड लीगल स्टैंडर्ड्स। मतलब वैसे ये बात सही भी है कि ऐसा नहीं है कि जज अपनी मर्जी से कोई भी फैसला कर सकता है, जो किताबों में लिखा है उसको टोटली इग्नोर नहीं कर सकते। और जो पहले की पुरानी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, आई मीन जो भी जुडिशियल डिसीजंस हैं जिसका नाम प्रेसिडेंट्स दी है, तो उनको आप इग्नोर थोड़ी कर सकते हो। बात तो ठीक है, देन लीगल अनसर्टेनिटी हो जाएगी, ये तो है। खैर अगर सभी जजेस अपने हिसाब से डिसीजन लेने लगेंगे तो फिर सिटीजन्स प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस उनके एक्शंस का क्या होगा, क्योंकि वो तो फिर जज के ऊपर चला जाएगा। आज लॉ की किताबों में कम से कम क्लियर है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो बेटर वही रहेगा कि आप लॉ को एक सर्टेन रहने दें। लॉ के अंदर होनी चाहिए सर्टेनिटी, स्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी, ये क्वालिटीज लॉ में होनी चाहिए, जो अगर हम जुडिशियल डिसीजंस पर फोकस कर दें तो ये तीनों फैक्टर हिलेंगे, सर्टेनिटी, स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी। ये जरूरी होती है कहीं ना कहीं कानून में। देन लीगल प्रिंसिपल्स और रूल्स को थोड़ा सा नेग्लेक्ट हो जाएगा अगर जजेस के ऊपर ही फोकस कर दिया गया। तो आखिर इतने कानूनी सिद्धांत हैं, हम कितने डॉक्ट्रिन खेलते हैं। अभी कुछ बच्चे हो सकता है ज्यूरिस्प्रूडेंस सबसे पहले पढ़ रहे हो, लेकिन अभी आप आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, डीएनएस पढ़ोगे, मतलब कोई सा एग्जाम पढ़ लो, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो, सब में डॉक्ट्रिन प्रिंसिपल दुनिया भर के कानून के रूल्स हैं, बेसिक रूल्स, थ्योरीज। फिर उनका क्या होगा, फिर तो सब जजेस ही रह गए, राइट। सो लीगल प्रिंसिपल्स तो चाहिए ना, ये तो नहीं आप कह सकते कि आप लीगल नॉर्म्स, लीगल रूल्स को भूल जाओ। फिर एक्सेसिव रिलायंस ऑन साइकोलॉजी जो जजेस की थी उस पर, मतलब जुडिशियल डिसीजन का मतलब क्या कि जो जज की साइकोलॉजी है आप बस उसी के ऊपर बैठ गए पकड़ के, कि आपके हिसाब से जो जुडिशियल डिसीजंस हैं वो बस कैसे इन्फ्लुएंस होंगे, वो इन्फ्लुएंस होंगे बाय द सबकॉन्शियस मोटिव्स, इमोशंस। मैंने याद है पिछली वीडियो में भी बोला था कि कहीं ना कहीं जो डिसीजंस लेबर के फेवर में या लेडीज के फेवर में जाते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा तो इमोशनल एस्पेक्ट जजेस का होता ही है। जबकि मतलब मैं तो बहुत छोटा हूँ, कोई जज भी नहीं हूँ, एक सिंपल एडवोकेट, एक सिंपल टीचर हूँ, पर फिर भी मुझे लगता है कि जज साहब को हर फैसले को देते ही हैं, मैं यही कह रहा हूँ, दे ही रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो भी वीकर सेक्शन है तो उसको हेल्प कर दो, चाहे वो लेबर भी है। भाई जो सही है वही फैसला होना चाहिए, उसमें ये थोड़ी कि इंडस्ट्री अगर बड़ी है, वो कंपेंसेशन देने की पोजीशन में है तो जबरदस्ती कंपेंसेशन दिलवा दो, है ना। ये तो वही हुआ कि ट्रक और साइकिल की टक्कर होगी तो बाय डिफॉल्ट ये मान लिया जाता है कि साइकिल वाला बेचारा है और ट्रक वाला जो है वो राक्षस है। वैसा नहीं होना चाहिए। आई जस्ट वांट टू से दिस। तो साइकोलॉजी के ऊपर ना जाया जाए, है ना, क्योंकि साइकोलॉजिकल जो एक्सप्लेनेशंस होते हैं वो स्पेक्युलेटिव हैं, तुक्केबाजी भी हो सकती है, वेरीफाई भी नहीं हो पाएंगे। और पर्सनैलिटी ऑफ जजेस को बताओ कहाँ तक जज करें। लॉ की किताब पढ़ना तो आसान है, बट पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो कितने जजेस हैं, उन सबकी पर्सनैलिटी के हिसाब से कैसे डिसीजंस आ रहे हैं इसको कैसे समझें। एंड इट विल वीक द रूल ऑफ लॉ, इसके ऊपर मैंने पूरा पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। इग्नोर्स द रोल ऑफ लेजिस्लेचर, इग्नोर नहीं कर रहा है लेकिन हाँ अंडर वैल्यू तो जरूरी कर रहा है, जबकि लॉज आर प्राइमरली मेड बाय लेजिस्लेचर्स। वो नहीं, उसी कानून को पढ़ के तो जज साहब डिसीजन दे रहे हैं। सिर्फ ये कहना है कि जजेस ही कर रहे हैं सब कुछ, वो भी ठीक नहीं है ना। कहीं ना कहीं कानून तो लेजिस्लेटर ही बना के दे रहे हैं ना। तो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो लेजिस्लेशन पर ही डिपेंड करता है, सरकार ही तो कानून बनाती है तभी तो काम आगे चलता है। सो थ्योरीज दैट फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन जजेस वो एक इनकम्प्लीट पिक्चर ऑफ लॉ दे रहे हैं। इनकम्प्लीट पिक्चर ऑफ लॉ है ये वाली थ्योरी, ये तो मैं भी मानता हूं, ये थोड़ा इनकम्प्लीट पिक्चर तो है, क्योंकि जजेस भी तो वही कानून पढ़ रहे हैं।
एंड इट्स नॉट ए कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ लॉ, नो कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ लॉ। वो तो खैर कोई भी थ्योरी नहीं है, मैंने आपको बताया है, तो सबको आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट जुडिशियल डिसीजन, हाँ अगर लॉ बुक को आप बोलते हो प्रिडिक्शन बुक है तो देखा जाए तो सही भी है, आपने ये अपराध किया आपको पता होना चाहिए सजा लगेगी। लेकिन अगर जजेस पर ही टोटली छोड़ दिया जाए, वैसे ऐसा भी नहीं है खैर कि जजेस बिल्कुल ही अपने मन से कुछ भी डिसीजन देते हैं, कहीं ना कहीं वो भी लॉ बुक को पढ़ के लॉ बुक के हिसाब से डिसीजन देते हैं ना। सो डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट जुडिशियल डिसीजन हो जाएगा। लेकिन रियलिस्ट उन्होंने तो कह दिया कि realists often define law as a prediction of what courts will do. Predicting judicial decisions is not easy because judges are influenced by numerous factors. So, prediction book कह देना लॉ को सही नहीं है, और प्रिडिक्टिबली देखा जाए तो थोड़ी बहुत होनी भी चाहिए। तो उन्होंने जो कहा भी क्रिटिसाइज करने के एंगल से कहा, वो भी कोई गलत नहीं है, होना वैसे ऐसा ही चाहिए। फिर उन्होंने मॉरल एथिकल वैल्यूज, वो तो मैंने आपको पहले बोला ना, जिस भी थ्योरी की क्रिटिसिज्म आपको करनी हो, बाकी की थ्योरीज के अंदर जो जो पॉइंट यूज किए गए हैं, अब इन्होंने जो है वो फ्रीडम वाले जो पॉइंट्स थे, पर्सनल इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, वो सब तो इग्नोर ही कर दिए, उनको सिर्फ इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स मान के छोड़ दिया। नहीं, फिर जो हमारे कस्टम्स हैं उसकी कहीं बात ही नहीं आई, अभी तो कहीं लेना देना नहीं है कस्टम्स का, उसके ऊपर पूरी हमने हिस्टोरिकल स्कूल पढ़ डाला, वो सब कहाँ है। फिर एथिकल वैल्यूज, मोरालिटी, वो सब कहाँ गई, डिवाइन लॉ, कहीं ना कहीं कुछ तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं ही, बात तो ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो बिल्कुल शुरू में पढ़े वो कहाँ गए। तो इसका मतलब ये थ्योरी उन एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर रही है। फॉर्मलिज्म के बहुत पीछे ही पड़ गए ये लोग, देखा जाए तो वो भी गलत है, क्योंकि फॉर्मलिज्म भी तो ठीक ही था। फॉर्मलिज्म ने यही तो कहा कि जो बुक्स में लिखा है उसके हिसाब से डिसीजन दो, तो उसमें कोई बुराई नहीं थी, उसको थोड़ा बहुत इंप्रूव करने की बजाय इन्होंने तो उसको बिल्कुल ही क्रिटिसाइज ही कर दिया। और यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी हो ही नहीं सकती, वो तो है ही, जजेस तो पूरे वर्ल्ड के अलग अलग है। आपकी थ्योरी हर जज, हर कंट्री में कितने जजेस के पास कौन सी फ्रीडम है नहीं है, किस तरह से वो फैसला कर रहे हैं, मोर देन 200 कंट्रीज हैं। तो आप ये तो मान के चलोगे कि इस थ्योरी की लिमिटेड यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होगी। वैसे मेरे को तो लगता है ये तो हर थ्योरी है, हर थ्योरी में लिमिटेड यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होगी। अब सोसाइटी भी तो सब जगह अलग अलग होती है, ऐसे आप कैसे कह देंगे। कस्टम भी सबके अलग अलग हैं, हर कंट्री में इतने तरह के लोग हैं, सबके कस्टम अलग अलग हैं, तो कस्टम बेस्ड थ्योरी भी कहाँ से सही हो जाएगी। कहीं ना कहीं यही रीजन है कि यूनिवर्सल रूल्स में भी इन्होंने कह दिया कि डिवाइन, अब डिवाइन लॉ भी हर कंट्री का, हर जगह की मोरालिटी भी अलग अलग है। इसीलिए पता नहीं, मेरे को लगता है मैंने इतने सारे स्कूल पढ़ा लिए, ले दे के मुझे ऑस्टिन थ्योरी कह लो या पॉजिटिव लॉ कह लो, एनालिटिकल लॉ कह लो, मेरे को वो सॉवरन कमांड वही वाली लाइन सबसे ज्यादा क्लिक करती है, क्योंकि देश का कानून सरकार बनाती है और वही चलता है। कहीं ना कहीं वो वाली थ्योरी सबसे सॉलिड लगती है। लेकिन खैर, आपको तो एग्जाम के अंदर मार्क्स लेने के हिसाब से जो थ्योरी है उसी को डिस्कस करके उसको उसी हिसाब से डिस्कस और क्रिटिसाइज भी करना है। आई होप कि आपको काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई पॉइंट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, और जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ उसको परचेज करने के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।